Hello everyone, Jai Hind. My name is Hamza Hasni and I welcome all of you to your channel, The Hind Guru Academy and Study Point. ओके तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट कोर्स। और इंग्लिश ग्रामर का ये कंप्लीट कोर्स स्पेसिफिकली किसके लिए है? ये स्पेसिफिकली एसएससी सीजीएल के लिए है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर एसएससी सीएचएसएल की भी प्रिपरेशन हो जाती है। और आपके बैंक के भी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो आरआरबी हो या एसबीआई हो, वो भी आपके प्रिपेयर होते हैं लैंग्वेज के टर्म से। मैं इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है? तो ये भी आपका तैयार हो जाता है। इसके अलावा अगर आप एनडीए का एग्ज़ाम देने जाते हैं वो भी इसके अंदर कवर हो जाता है। सीडीएस का एग्ज़ाम देने जाते हैं वो भी इसमें कवर हो जाता है, ठीक है? काफ़ी हद तक सीपीओ और सीएपीएफ भी कवर होता है, ठीक है? और जितने भी दूसरे वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, वो भी इसमें कवर हो जाता है, ठीक है? क्योंकि लैंग्वेज का क्या है कि लैंग्वेज तो सभी जगह सेम होती है, ठीक है? बस लेवल ऑफ क्वेश्चंस अप एंड डाउन होते हैं, ठीक है? तो मेनली आपको फोकस करना होता है कि बेसिक जो भी है, बेसिक चीज़ें क्लियर हो, बेसिक रूल्स आपके माइंड में हो, ठीक है? और प्रैक्टिस आपकी इतनी अच्छी हो कि आप लैंग्वेज को अच्छी तरह से समझ सकें, तो लगभग हर तरह का कंपटीशन आप क्रैक कर सकते हैं, ठीक है? तो अब ये सारी चीज़ हो गई। मेन हमारा फोकस किस पर है? मेन हमारा फोकस इन एग्जाम्स पर है। ये भी ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं, ठीक है? तो अब इसके अंदर क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, सबसे पहले हम ये बात कर लें। तो क्वेश्चन टाइप्स क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ दी वनडे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन टाइप्स हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि सबसे पहले तो आपसे वो डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस का मतलब क्या हुआ कि सीधे सीधे पूछ लिया कि व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड। कोई एक वर्ड दे दिया, मान लीजिए आपको वर्ड दे दिया कैलस, ठीक है? और पूछ लिया व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ कैलस, ठीक? अब ऑप्शन में आपको कई सारे ऑप्शन दे दिया, क्रूशियल, वाइटल, क्रूअल, राइट, हम्बल, ऐसे करके दे दिया। नाउ योर आंसर इज क्रूअल, ठीक है? तो ये प्रिपेयर करना पड़ता है, ऑब्वियसली बिना प्रिपरेशन के आप नहीं बता सकते। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है सीधे सीधे करके। सेकंड आपसे क्वेश्चन पैटर्न होता है इनका फिल इन द ब्लैंक्स का। फिल इन द ब्लैंक्स आप बहुत छोटेपन से देखते आ रहे होंगे कि सेंटेंस होता है, सेंटेंस में एक जगह खाली होती है, उसमें सही वर्ड को फिल करना होता है, ठीक है? फिल इन द ब्लैंक्स में ग्रामर से रिलेटेड जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं वो आपके कंजंक्शन से आते हैं, प्रेपोजिशन से आते हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब से आते हैं, है ना? आ तो किसी से भी सकता है लेकिन मोस्टली इनसे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स को ही और अपडेट किया जाए और अपग्रेड किया जाए कह लीजिए, तो वहाँ हमारा एक और टॉपिक आता है क्लोज टेस्ट। फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि फिल इन द ब्लैंक्स आपका एक सेंटेंस का होता है, एक सेंटेंस दिया, बीच में ब्लैंक है, ठीक है? क्लोज टेस्ट में पूरा एक पैसेज होता है और उस पैसेज के बीच बीच में कई सारे ब्लैंक्स होते हैं, तो उन सारे ब्लैंक्स को आपको भरना होता है सही वर्ड से। तो दैट इज क्लोज टेस्ट, ठीक है? थर्ड आपसे ये पूछ सकते हैं स्पॉटिंग एरर। ये एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूजुअली कंफ्यूज्ड ही रहते हैं। तो स्पॉटिंग एरर में क्या होता है कि एक सेंटेंस है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अभी मैं ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी सिर्फ ओरली समझ लीजिए। तो स्पॉटिंग एरर में क्या होता है, एक सेंटेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ठीक है? और किसी एक पार्ट में एरर हो सकता है, ठीक है? अगर एरर नहीं है तो ऑप्शन डी होता है नो एरर, ठीक है? या कई बार ऐसा होता है 4 पार्ट में बांटा, ऑप्शन ई होता है नो एरर, ठीक है? तो
नो एरर, अगर कोई एरर नहीं है तो आंसर नो एरर हो जाता है, लेकिन अगर एरर है तो जिस पार्ट में एरर है वो पार्ट आपका आंसर होता है। ठीक है, ये स्पॉटिंग एरर है। अभी इसका मैं एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, चलिए दिखाई देता हूँ अभी यहीं पर लगे हाथ। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो आप समझ ही गए कैसा होता होगा, फिल इन द ब्लैंक्स आप बचपन से देखते आ रहे हैं। स्पॉटिंग एरर में क्या है, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस इन्होंने दिया यहाँ इस तरह से करके, हार्डली ही रीच्ड द ऑफिस, ये पार्ट ए हो गया। ठीक है, हार्डली ही रीच्ड द ऑफिस, ये क्या हो गया, पार्ट ए। ठीक है, फिर when he phoned me, ये पार्ट बी हो गया। phoned me to inform about his arrival, ये पार्ट सी हो गया। ठीक है, सी। और अगर लगता है सेंटेंस बिल्कुल सही है तो नो एरर होगा पार्ट डी। राइट, ये है। अब यहां पर हम चीजें समझते हैं। तो देखिए, पहले तो सेंटेंस का सेंस निकालना है कि हार्डली ही रीच्ड द ऑफिस, क्या सेंस निकल रहा है। व्हेन ही फोन्ड मी, है ना, टू इन्फॉर्म अबाउट हिज अराइवल। तो पहले तो हमें कंप्रीहेंड करना आना चाहिए कि कहना क्या चाह रहा है सेंटेंस। सेंटेंस कहना चाह रहा है कि वह मुश्किल से ऑफिस पहुंचा ही था कि उसने मुझे फ़ोन किया, जब उसने मुझे फ़ोन किया उसके पहुंचने के बारे में बताने के लिए। ठीक है, ये सेंस निकल रहा है। अब ग्रामर का रूल अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप इजीली बता सकते हैं कि अगर हमने हार्डली वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ किया है तो क्योंकि ये एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, और कभी भी सेंटेंस जब नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है तो वहाँ इन्वर्जन का रूल आता है, जिसमें हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। तो यहाँ होना क्या चाहिए, यहाँ होना चाहिए हार्डली डिड ही रीच, ईडी हट जाएगा क्योंकि डिड यहाँ लग जाएगा, तो हार्डली डिड ही रीच द ऑफिस होना चाहिए। बाकी पूरा आगे का सेंटेंस सही है। तो एरर कहाँ है, पार्ट ए में। तो ये हम जब पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, जब तक ये रूल हमें कोई नहीं बताएगा हम इसे नहीं कर सकते। ठीक है, सो यू हैव टू गो थ्रू अ फाइन रिफाइंड प्रूव्ड प्लान। ठीक है, आप एक प्रूफ प्लान में जब प्रिपेयर करेंगे तभी ये सारी चीज़ें आपके लिए ईजी हो पाएंगी। चलिए, तो ये हो जाता है स्पॉटिंग एरर। फिर और किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस से। अब ये इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, इम्प्रूव करने का मतलब होता है सुधारना। ठीक है, किसी चीज़ को सही करना। तो सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई मिस्टेक होगी और उसे आपको सुधारना होगा। तो देखिए, स्पॉटिंग एरर और इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस में क्या डिफरेंस है कि स्पॉटिंग एरर के अंदर आपको सेंटेंस 3 पार्ट में या 4 पार्ट में करके देगा और कहेगा कि किसी एक पार्ट में एरर है। ठीक है, एरर नहीं है तो आंसर डी हो जाएगा, नो एरर। ये हो गया स्पॉटिंग एरर। आपको पता नहीं है कि एरर कहाँ है, आपको एरर फाइंड करना है, जिस पार्ट में एरर है वो पार्ट गलत है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस में आया, स्पॉटिंग एरर में नहीं आया, इम्प्रूवमेंट में आया। ठीक है, ओह, इसमें ये ऑप्शन नहीं है। ओके, इम्प्रूवमेंट में अगर आया तो क्या होगा, लेट अस सी।
मान लीजिए ऐसे करके आया कि हार्डली ही रीच द ऑफिस व्हेन ही फोन मी टू इन्फॉर्म अबाउट हिज अराइवल। ऐसे करके आपको एक सेंटेंस उसने दे दिया, ठीक है। अब इस सेंटेंस के अंदर उन्होंने एक पार्ट हाईलाइट कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, कुछ ऐसे कर दिया, बोल्ड में कर दिया या अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन कर दिया तो आपसे कहा गया, इंस्ट्रक्शन आपको मिला कि द अंडरलाइन पार्ट मे हैव एन एरर, राइट। इफ इट इज रॉन्ग फाइंड द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन टू करेक्ट इट, ठीक है। अगर ये गलत है तो सबसे सही जो ऑप्शन आपको मिले वो चुनिए इसको सही करने के लिए। इफ इट इज राइट सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट, ऐसे करके। तो ऑप्शन ए आपको दे दिया यहाँ पर कि यहाँ होना चाहिए हार्डली, ये पूरा भी नहीं, मान लीजिए ऑफिस तक भी नहीं इन्होंने सेलेक्ट किया है, इन्होंने सिर्फ यहाँ तक अंडरलाइन किया है, ठीक है। ऑफिस भी नहीं अंडरलाइन किया है, रीच्ड तक। तो ऑप्शन ए दे दिया कि होना चाहिए हार्डली डज ही रीच, ठीक है। ऑप्शन बी दे दिया कि होना चाहिए हार्डली डिड ही रीच्ड। ऑप्शन सी कह दिया होना चाहिए हार्डली डिड ही रीच, और ऑप्शन डी कह दिया कि नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए ही नहीं, राइट। तो अब अगर आपने रूल पढ़ रखा है तो आप इजीली समझ जाएंगे कि पहले तो यहाँ इन्वर्जन है। मान लीजिए इन्वर्जन वाला रूल याद है तो भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आपको टेंस का रूल क्लियर नहीं है। आपको इन्वर्जन वाला रूल तो याद है कि हमें हार्डली के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है और उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब, ठीक है। तो ये तो याद हो गया, पर टेंस में अगर कन्फ्यूज़न है तो आप ए सेलेक्ट कर सकते हैं या बी सेलेक्ट कर सकते हैं, जबकि आंसर है सी, ठीक है। ए में क्या गलती है, ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आगे पास्ट टेंस दिया हुआ है तो पहला वाला पार्ट प्रेजेंट में नहीं होना चाहिए इस सेंस में, ठीक है, तो इसलिए ये हट जाएगा। दूसरे में क्या गलती है, डिड लगाया उसके बाद भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म रखा, तो डिड रखा है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं हो सकती, तो इसलिए सी सही है कि डिड लगाया, सब्जेक्ट लिखा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया, तो ये पास्ट में भी है और इन्वर्जन भी हो गया, तो ये सही आंसर है। तो एक कई बार ऐसा भी होता है कि कई रूल्स से आपका आंसर बनता है, तो आपके पास सेट होना चाहिए, रूल्स का सेट पूरा माइंड में होना चाहिए, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इट टेक्स अ लिटिल टाइम टू अंडरस्टैंड एंड टू प्रैक्टिस, ठीक है। तो आप पहले समझते हैं फिर प्रैक्टिस करते हैं एंड देन यू बी प्रोफिशिएंट, तब आप प्रोफिशिएंट बनते हैं। चलिए, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप क्या हो जाता है इसके अंदर, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस के अलावा ये एक पूछते हैं PQRS, जिन्हें हम कह सकते हैं जंबल वर्ड्स और सेंटेंसेस। तो जंबल वर्ड्स और सेंटेंसेस क्या हैं, ये क्या करते हैं, कभी कभी एक सेंटेंस को तीन पार्ट में, तीन नहीं चार पार्ट में, PQRS, ठीक है, इसको PQRS भी हम कहते हैं। एक सेंटेंस को चार पार्ट में ब्रेक करते हैं और ब्रेक करके क्या करते हैं, ये उन्हें PQRS में सेट करते हैं ऊपर नीचे करके, ठीक है, लाइन से नहीं, जैसे वो होना चाहिए वैसे नहीं, बल्कि उसका किसी पार्ट को कहीं किसी पार्ट को कहीं ऐसे करके कर देते हैं, ठीक है। तो जब ऐसा ये करते हैं तो आपको कहते हैं कि आप उसे सेट करके सही सेंटेंस बनाइए। किस तरह से, मान लीजिए मेरे माइंड में कोई सेंटेंस है और मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, तो मैं PQRS में कैसे बनाऊंगा क्वेश्चन, P में मैंने बनाया,
a mango tree than no sooner did he climb and caught him red-handed. The gardener saw him. ओके इस तरह से करके PQRS में एक ही सेंटेंस को 4 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, और चारों पार्ट्स को अलग अलग जगह पर जानबूझ के गलत पोजीशन पर रख दिया, ठीक है। तो गलत पोजीशंस पर रखने के बाद इन्होंने आपको ऑप्शन दिया कि आपकी जो सही पोजीशन है वो PQRS है। पहला ऑप्शन दे दिया कि हाँ पहले P ही आएगा, फिर Q आएगा, फिर R, फिर S, ऐसे आएगा। फिर ऑप्शन B इन्होंने दे दिया, कहा नहीं आपका होना चाहिए S Q P R। ऑप्शन B दे दिया कि S Q P R होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन C दे दिया कि होना चाहिए Q R S P, और ऑप्शन डी कह दिया कि होना चाहिए Q P S R, ठीक। अब if you know the formation of a sentence, how sentences are formed, if you know the rules, right, so you will easily handle it. तो अगर नहीं जानते हैं तो obviously you will feel it difficult, आपको लगेगा कि हाँ difficult है, but if you know the rules, if you know how to format a sentence, you will handle it easily. तो यहाँ पर क्या करना है आपने, अगर आपको पता है कि इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं वो कई बार नो सूनर से हम स्टार्ट करते हैं, स्पेशली तब जब इन्वर्जन मिल रहा है, यानी नो सूनर के बाद अगर हमें हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट मिल रहा है तो सेंटेंस नो सूनर से ही स्टार्ट होना चाहिए। तो अगर आपको ये बात पता है तो आपको पता चल गया सबसे पहले क्यू होगा फर्स्ट नंबर पर, तो आपने ए और बी ऑप्शन को हटा दिया पहले ही अपनी नज़र से। अब बचा सी और डी, आप ऑप्शन में रख कर देख लीजिए, पहले सी वाले को चेक करिए कि क्या क्यू के बाद आर सेट हो रहा है। तो नो सूनर डिड ही क्लाइम एंड कॉट हिम रेड हैंडेड सेट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं सेट हो रहा है? क्योंकि जब यहाँ डिड लग चुका है, अगर हम डिड के बाद वर्ब लिख रहे हैं और वर्ब के बाद एंड लगा के दूसरी वर्ब लिख रहे हैं तो दोनों वर्ब सेम फॉर्म में होनी चाहिए। डिड के बाद दोनों वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होनी चाहिए, तो ये फर्स्ट फॉर्म में, ये सेकंड फॉर्म में, तो यहाँ ग्रामेटिकली यही गलत हो गया, तो सी भी नहीं होगा। डी आंसर ऐसे ही निकल गया। लेकिन इस तरह से इतनी जल्दी से आंसर निकालने के लिए आपको बहुत प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस मांगता है। इसलिए बेहतर है कि आप सारे ऑप्शंस में रख के देखिए, जो ज़्यादा सही लगे उसको कर लीजिए। अब जैसे मैंने डी में रख कर देखा पूरा, तो मुझे लगा कि क्या बन रहा है, नो सूनर डिड ही क्लाइम अ मैंगो ट्री दैन द गार्डनर सॉ हिम एंड कॉट हिम रेड हैंडेड। तो बन गया बिल्कुल सही कि वो एक मैंगो ट्री पर चढ़ा नहीं, अच्छा क्लाइम के बाद ऑन अपॉन कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, सीधा ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो
वो एक मैंगो ट्री पर चढ़ा नहीं कि माली ने उसे देखा और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। ये सेंस है, ठीक है। तो ये हो जाता है PQRS। अब ये तो सेंटेंस है। कई बार क्या करते हैं ये कि अभी इसमें क्या किया इन्होंने, वर्ड्स को जंबल किया, है ना। कई बार क्या होता है, एक पैराग्राफ छोटा सा होता है, पैसेज होता है छोटा सा, उसके सेंटेंसेस ये जंबल कर देते हैं। होता सेम इसी तरह से, बट ये होता है उसमें पूरे पूरे सेंटेंसेस दे दिए, वो जंबल कर दिए, उन्हें अरेंज करना पड़ता है। तो एक तरीका इनका क्वेश्चन करने का ये भी होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। डायरेक्ट क्वेश्चंस में आपसे मोस्टली ये वोकैबुलरी पूछते हैं, पर और भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। फिर डायरेक्ट के बाद फिल इन द ब्लैंक्स मैंने बताया, ग्रामर से ही पूछा जाता है, स्पॉटिंग एरर ग्रामर से ही होता है, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस ग्रामर से ही होता है, जंबल वर्ड्स या जंबल सेंटेंसेस ये आपकी कंप्रिहेंशन पर है कि आप इंग्लिश को कितना अच्छे से समझ पाते हैं। जितना अच्छे से समझ पाएंगे उतने अच्छे से अरेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये पार्ट्स जो हैं मोस्टली आपके कवर करते हैं किसको, ग्रामर को, ठीक है। ये मोस्टली ग्रामर से ही आप कर पाएंगे। लेकिन जंबल वर्ड्स की बात करें या इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप जिसे हम कहते हैं कंप्रीहेंशन ऑफ पैसेज। कंप्रीहेंशन ऑफ पैसेज यानी किसी पैसेज को समझना, ठीक है, कि उसमें क्या लिखा गया है, क्या कह रहा है ऑथर, उसे कंप्रीहेंड करना। कंप्रीहेंड करने का मतलब ये होता है किसी चीज़ को समझना। तो किसी चीज़ को जब आप समझ रहे हैं, कंप्रीहेंशन ऑफ पैसेज, तो ऑब्वियसली वो भी कंप्रीहेंशन का ही पार्ट है, समझने का ही पार्ट है। तो कंप्रीहेंसिव इंग्लिश हो जाती है ये, ठीक है। वैसे तो आप ये नहीं कह सकते कि ये जो पार्ट्स हैं ये बिना कंप्रीहेंशन के। कंप्रीहेंसिव तो आपके लिए हर जगह होगी, यानी जब समझेंगे इंग्लिश को तभी तो उसमें से ग्रामर के एरर ढूंढ पाएंगे या ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर समझ पाएंगे। तो कंप्रीहेंशन और ग्रामर दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि वो सेपरेट पार्ट है, वो सेपरेट पार्ट है, ये हमेशा एक साथ ही चलते हैं। लेकिन कहीं पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल, ज़्यादा वाइटल रोल ग्रामर का होता है और कहीं पर ज़्यादा वाइटल रोल आपके कंप्रीहेंसिव यानी प्रैक्टिकल पार्ट का होता है कि आपने लैंग्वेज के साथ कितना टाइम बिताया, ठीक है। तो अच्छा, इसकी तैयारी के लिए क्या है, क्या आप अपने से कर सकते हैं, खुद से क्या सेल्फ स्टडी में क्या करना चाहिए। अगर आप किसी लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो सबसे पहला काम तो आप ये शुरू कर दीजिए कि उस लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी अपना इंटरेस्टिंग एरिया, जो भी आपका इंटरेस्टिंग एरिया, स्पोर्ट्स में हो, जोक्स में हो, नॉवेल्स में हो, ड्रामा में, किसी में भी, आप रोज़ रीडिंग का काम शुरू कर दीजिए। ये सबसे पहला काम शुरू करिए। अब रीडिंग में क्या करना है, रीडिंग का मतलब ये नहीं कि खाली टेक्स्ट पढ़ लिया। रीडिंग का मतलब ये है कि आप एक पैसेज, कम से कम मिनिमम एक पैसेज रोज़ पढ़िए और उस पैसेज में जितने भी हार्ड वर्ड्स मिल रहे हैं जो आपको नहीं आते हैं उन्हें अंडरलाइन या सर्कल, एनसर्कल करिए और उनकी मीनिंग ढूंढिए। और मीनिंग ढूंढ करके उनकी मीनिंग को वहीं चाहे लिख लीजिए, चाहे अलग से लिखिए, लिख करके उन्हें याद करिए और फिर उस पैसेज को पढ़िए दोबारा से, ठीक है। और पढ़ करके उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करिए। ये काम अगर आप डेली करते हैं, इट विल टेक नॉट मोर देन 30 मिनट्स, आई थिंक मैक्सिमम 30 मिनट्स लेगा, ठीक है। तो 30 मिनट्स ये मैक्स टाइम मैं बता रहा हूं, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम 30 मिनट्स अगर आप इस तरह से रोज अपनी रीडिंग को देते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 2 घंटे रीडिंग करिए, नहीं, आप 10 मिनट भी अगर करिए, इंटरेस्ट आ रहा है तो 15-20 मिनट, आधे घंटे करिए। इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो अपने इंटरेस्ट को मेंटेन रखने के लिए 10 ही मिनट रोज़ करिए, लेकिन रोज़ करना है, एवरी डे, विदाउट अ सिंगल डिले, विदाउट अ सिंगल गैप, ठीक है। रोज़ करना है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि हम आज नहीं करते हैं, आज ऐसा करते हैं, 10 मिनट वाली रीडिंग आज नहीं करते हैं,
कल आधे घंटे कर लेंगे, नहीं। खरगोश ने यही काम किया था ना कि वो हारा था रेस, कि भागा तो तेज़ फिर रुक गया, है ना। कहानी थी वो, प्रैक्टिकल भी अभी रिसर्च किया गया, देखा गया कि यही होता है सच में। अभी मैंने एक वीडियो देखा था, वो शॉर्ट्स वीडियो करके नहीं आजकल सोशल मीडिया पर होते हैं वायरल, तो उसमें दिखाया कि उन्होंने एक साथ रखा, एक तरफ कछुए को रखा, टर्टल को, और एक तरफ रैबिट को रखा, ठीक है। और यही हुआ जो कहानी में था। ये टर्टल जो था वो कॉन्स्टेंटली चलता चला गया, और ये जो रैबिट था ये चला, भागा बहुत तेज़, फिर बीच में रुक गया, डिस्ट्रैक्टेड हो गया, और वो चलता जा रहा था, तो वो पहुंच गया एंड लाइन पर और वो रेस जीत गया, है ना। तो कांस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है किसी भी कंपटीशन को जीतने के लिए, क्रैक करने के लिए कांस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने लिए टाइम लिमिट भले ही कम बनाएं, लेकिन रेगुलरिटी ज़रूर बनाएं। तो रोज़ करना है रीडिंग, 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, आपके ऊपर है। रीडिंग में वर्ड्स को हाईलाइट करना है ना, और याद करना है। लर्न वर्ड्स, इसमें से रोज़ नए वर्ड्स आप सीखते जाएं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं अगर रेकमेंड करूँगा तो मैं कहूँगा न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर में द हिंदू पढ़िए, बढ़िया न्यूज़पेपर है, अच्छा, मतलब ग्रामर का अच्छा रोल उसमें आपको दिखेगा, अच्छे वोकैबुलरी मिलेंगे, ठीक है। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ करके ये रीडिंग का काम कर सकते हैं, एक काम। दूसरा काम आप ये करिए कि आप राइटिंग ज़रूर करिए। अब राइटिंग का क्या मतलब है, राइटिंग भी आप मैक्सिमम 30 मिनट्स ही लेंगे। मैं तो कह रहा हूँ आप 10 मिनट ही रोज़ लिखिए, लेकिन लिखिए। राइटिंग का क्या मतलब है, राइटिंग का मतलब ये नहीं है कि आपकी राइटिंग बहुत ब्यूटीफुल मैं करवाना चाह रहा हूँ। अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, ये तो एक एडिशनल एडवांटेज है कि आपने अपनी राइटिंग भी इम्प्रूव कर ली, ठीक है। राइटिंग से मेरा मतलब ये है कि आप इंग्लिश में चीज़ों को एक्सप्रेस करना सीखिए। मान लीजिए आपने एक ये पैसेज पढ़ा, रीड किया, आपने रीड कर लिया, रीड करके उससे वर्ड सीख लिए। अब इसको अपनी नज़र से हटा लीजिए और उस पैसेज का जो मेन पार्ट आपको समझ में आया, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल आइडिया, है ना, उसको हम प्रेसी भी कहते हैं, प्रेसी राइटिंग। तो जो मेन पार्ट आपको समझ में आया, जो मेन थीम आपको समझ में आई, उसे आप अपने वर्ड्स में लिख कर देखिए। जब आप उसे अपने वर्ड्स में लिखेंगे ना, बहुत एफर्ट लगेगा शुरू में। जिनको आता है इंग्लिश पर, जिन्होंने काम किया, वो एफर्टलेसली कर लेंगे, आराम से लिख लेंगे। लेकिन जिन्होंने इंग्लिश पर कम काम किया है, वो मोस्टली हिंदी मीडियम बैकग्राउंड वाले, ठीक है, तो उनको क्या होगा ना, जब शुरू में वो लिखने की कोशिश करेंगे, उन्हें ये काम बड़ा मुश्किल लगेगा, उनका मन नहीं लगेगा, वो कहेंगे अरे बेकार है ये, हमसे तो हो ही नहीं रहा है ना, और वहीं पर आपकी हार हो जाएगी, ठीक है। तो शुरू में आपको बहुत एफर्ट करना है ना। वो 15 मिनट का लेख लिखने के लिए हो सकता है 15-20 मिनट आपको अपने आप को मनाना पड़ जाए कि मैं करूं या नहीं करूं, पर आप अपने आप को मनाइए और करिए। 15 मिनट 20 मिनट रोज़ आप उस चीज़ को जब लिखेंगे, तो शुरू के 4 दिन 5 दिन हो सकता है आपको खुद ही देख कर लगे, जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि आपने तो डिज़ास्टर लिखा है, ऐसा लग सकता है। जिन्हें आता है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्हें बिल्कुल नहीं आ रहा उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। उन्हें लगेगा कि मुझे मैंने डिज़ास्टर लिखा है। लेकिन 15-20 दिन के बाद आप देखेंगे कि पर डे आप इम्प्रूव हो रहे हैं, एवरी डे इम्प्रूवमेंट, राइट। और ये कोई 2-4 दिन का खेल नहीं है, ये आपको रेगुलरली करना है 2-4 महीने, तब आप देखेंगे कि परफेक्शन क्या चीज़ होती है। और मैं तो कह रहा हूँ ये चीज़ यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को भी करनी चाहिए, इवन करते भी हैं। जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं, जिन्होंने माइंड सेट कर लिया कि हमें आगे यूपीएससी करना है, वो क्या करते हैं, वो ग्रेजुएशन लेवल से ही लिखने पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है अगर वो ग्रेजुएशन लेवल से उन्होंने माइंड सेट कर लिया है कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, तो वो ग्रेजुएशन लेवल से तैयारी कर रहे हैं, उनको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भैया मेरा प्री तो निकल जाएगा, मेंस में हम फंस सकते हैं।
तो मेंस में फंसे ना, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश। और लिखने का मतलब ये नहीं कि कोई टेक्स्ट कॉपी कर रहे हैं हम। हाँ, इनिशियली आप कर सकते हैं, इनिशियली ये कर सकते हैं कि भाई हमें बिल्कुल नहीं आ रहा तो हम देख देख कर लिखें। देख देख कर भी लिखने में एक एक वर्ड देख कर नहीं कॉपी करना है। एक सेंटेंस देखिए क्या लिखा है, उसे अपने जहन में रख के, अपने माइंड में रख के कॉपी करिए। ये बहुत बिगिनिंग में होता है, बट बाद में जब आपको थोड़ा बहुत भी लिखना आ जाए, अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करने आ जाए, तो आप लिखिए, रोज़ लिखिए बिना किसी गैप के। और आप देखेंगे कि 15 दिनों के बाद से आपके अंदर ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट आपको दिखने लगेगा। इम्प्रूवमेंट फर्स्ट डे से होने लगता है, लेकिन दिखना शुरू होता है 15-20 दिनों के बाद से। ठीक है, तो ये होता है। तो ये काम आपको रेगुलरली करना है। बाकी ये तो कम्प्रिहेंसिव में आपकी बहुत हेल्प करेगा ये पार्ट। ठीक है, रीडिंग से आप क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज को इनपुट करेंगे यहाँ, ठीक है, और राइटिंग से आउटपुट करेंगे। तो ये जो प्रोसेसर है आपका, ये इनपुट करके फिर जब आउटपुट करेगा ना, तो ये एक साइकिल जब बनेगी तो लैंग्वेज आपके लिए धीरे धीरे करके इजी होती जाएगी। अच्छा, ये तो पार्ट हो गया कम्प्रीहेंशन का। बाकी बचा पार्ट ग्रामर का। तो ग्रामर के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ उसे ध्यान से पढ़िए, उसे रिवाइज करिए, और उस पर मैं जो एक्सरसाइज दूंगा वो एक्सरसाइज करिए। इतना आपके लिए मोर देन इनफ है। अगर इतना कर लिया आपने तो मेरा प्रॉमिस है, मेरा वादा है कि जब मेरा कोर्स ख़त्म होगा, आप शायद ही कोई ऐसा कंपटीशन हो जिसे आप क्रैक ना कर पाएँ। ठीक है, बस शर्त ये है कि जो मैं पढ़ाऊँ उसे भूलिएगा मत। और ना भूलने के लिए क्या है कि पढ़ा हुआ रिवाइज करेंगे और उस पर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतनी बात काफ़ी है। कल मैं डिस्कस करूंगा सिलेबस डिटेल में। आज मैंने क्वेश्चन टाइप्स बता दिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कल सिलेबस डिटेल में डिस्कस करके फिर मैं क्लास आपकी ग्रामर की स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल बिगिनिंग से। जिनको कुछ नहीं आता वो भी सीखेंगे, इतनी शुरुआत से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।